इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि व्हाट विल बी दी टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन 2016 एंड 2019 टुगेदर। ओके, उस टाइम से बोला है टोटल आपके पास जो अनसोल्ड है चेयर्स किस में, 16 में और 19 में, वो टोटल कितनी है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। उसने हमें क्या बताया कि रेशियो ऑफ टोटल ब्लैक चेयर्स सोल्ड इन 2016, ठीक है, जो आपके पास टोटल ब्लैक चेयर्स सोल्ड हुई 16 में, ठीक है, और जो टोटल आपके पास वाइट चेयर्स सोल्ड हुई 19 में, उनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 203:231। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अब एक चीज़ काम करते हैं, हम लिख लेते हैं एक बार। देखो 2016 की अगर हम बात करें तो आपके पास देखो सोल्ड कितना हुआ है, सॉरी अनसोल्ड 30% है, इसका मतलब सोल्ड कितना हुआ होगा 70%, और इनमें से भी 50%, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ ना 35% आपके पास क्या है, वो ब्लैक है, तो 35% बाकी की बची हुई क्या होंगी, वो वाइट होंगी। अगर मैं 2019 में बात करता हूँ तो 2019 में देखिए आपके पास 45% अनसोल्ड है, ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ कितना 55% क्या होगा, सोल्ड होगा। इसमें से भी अगर हम बात करें तो 30%, ठीक है, इसमें से भी कितना 30% आपके पास क्या है, ब्लैक है, तो बाकी का 70% क्या होगा, वाइट होगा। एक चीज़ को समझिएगा, इसको मैंने पूरी तरीके से डिवाइड कर लिए थे यहाँ पर, बिकॉज ये आराम से हमें हाफ हाफ करना था, लेकिन यहाँ पर अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये आपके पास जो है वो इस 55 का 30% है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा बेसिक तो आपको समझ में आता ही होगा। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि इन दोनों का जो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर हुआ था वो तो हमें पता नहीं है, तो ये आपके पास क्या अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पर जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उनका वेरिएबल अलग है, और जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उनका वेरिएबल अलग है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर उसने हमें क्या बताया, यहाँ पर उसने बताया कि आपके पास जो ब्लैक चेयर सोल्ड हुई 16 में, मतलब क्या, ये, ठीक है, वो आपके पास उसका जो रेशियो है किससे, वाइट से, मतलब क्या इससे, वो इतना दिया हुआ है। मान लेते हैं ये आपके पास जो वैल्यू थी टोटल वो कितनी थी x, ये आपके पास जो वैल्यू थी वो टोटल कितनी थी y। ठीक है, हमने ये चीज़ मान ली। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है मैं इसको क्या लिख पाऊँगा कि 35% ऑफ x इज़ टू, अगर मुझे यहाँ पर किसकी बात कर रही थी, वो वाइट की, मतलब इसकी वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो इसको मैं क्या लिख पाऊँगा, इसको मैं लिखूँगा y का कितना 55%, ठीक है, और उसका भी कितना 70%, मतलब 7/10। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो बराबर है 203:231 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्या आप टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड चेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं निकालना भी चाहूँ ना तो मैं x और y इन दोनों का सिर्फ रेशियो निकाल सकता हूँ। मतलब क्या, आपके पास ये जो वैल्यू है टोटल जितना मैन्युफैक्चर हुआ 2016 में और 2019 में जितना मैन्युफैक्चर हुआ, मैं उसका रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, बट ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहीं पर भी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है। अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट नहीं है इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट 2 की, तो स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है हमसे, वो बोलता है कि टोटल अनसोल्ड चेयर्स इन 2019, अनसोल्ड चेयर 2019 में मतलब ये, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको 45% ऑफ y, वो 96 ज़्यादा है किससे, जो टोटल आपके पास अनसोल्ड चेयर्स हैं किस में, 16 में, मतलब ये आपके पास अनसोल्ड इससे 30% ऑफ x से कितना ज़्यादा है, 96 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम बात करें, आपके पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ से इसके आंसर को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सेकंड अलोन आल्सो इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में उसने हमें क्या बताया, इफ़ टोटल अनसोल्ड चेयर्स इन 2016 आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड and this increases the number of white chairs sold in 2016 by 124 to become
30 more than 3 times the number of black chairs sold in 2019. ओके, तो उसने हमसे कहा कि आपके पास मान लेते हैं जो अनसोल्ड चेयर्स थी 2016 में, मतलब ये जो आपके 30% था वो भी क्या होगी, सोल्ड हो गई। ठीक है, अगर ये आपके पास सोल्ड हो गई तो जो आपके पास वाइट चेयर्स सोल्ड हुई थी 2016 में, मतलब क्या, अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम लिख सकते हैं ना 35% ऑफ एक्स। ये जो आपके पास थी वो इंक्रीज़ हो गई किससे, 124 से, ये आपके पास इंक्रीज़ हो गई 124 से। ठीक है, टू बिकम 30 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लैक चेयर्स सोल्ड इन 2019। मतलब क्या, ये आपके पास बराबर किसके हो गई, ये आपके पास बराबर होगी 30 मोर देन जो 3 टाइम्स है किससे, जितनी आपके पास ब्लैक चेयर्स सोल्ड हुई थी 2019 में। तो अगर हम ब्लैक चेयर्स की बात करें 2019 में, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 30% ऑफ, मतलब 3/10 ऑफ 55% ऑफ वाई। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से भी देखिए आपके पास ज़्यादा आपको फाइंड आउट नहीं होगा, बिकॉज एक इक्वेशन है और 2 आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड से भी मैं इसके आंसर को नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए। ओके, तो अगर इन केस मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास x और y, इसका क्या आएगा, आपके पास एक रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x और y का रेशियो आएगा। अगर हम इसके साथ सेकंड का यूज़ करना चाहें तो देखो आप यहाँ पर अगर y और x की वैल्यू को पुट करेंगे रेशियोज़ के हिसाब से, इन दैट केस आपके पास y और x की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास y और x की एक्चुअल वैल्यू आ गई, इन दैट केस आप यहाँ पर पुट करके क्या निकाल सकते हैं कि जो टोटल आपके पास अनसोल्ड है, ठीक है, किस में, 16 और 19 में, दोनों की। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से मैं इसके आंसर को निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट का थर्ड में यूज़ करूँ तो यहाँ पर भी तो आपके पास देखो एक x और y, ये आपके पास वेरिएबल आ रहे थे ना, है ना, और आपके पास फर्स्ट से x और y का क्या निकल रहा है, रेशियो निकल रहा है। तो यहाँ पर हम पुट करके अगेन x और एक्चुअल y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर वो हमें पता चल जाएगी तो हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड से भी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड के केस में भी देख लीजिए आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है जो कि x और y के वेरिएबल में है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है जो कि x और y के वेरिएबल में। इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों का यूज़ करेंगे तब भी हम क्या x और y की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें x और y की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, इन दैट केस हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सेकंड और थर्ड भी सफिशिएंट है इसका आंसर को निकालने के लिए। तो इसीलिए एनी ऑफ द टू इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पास देर आर 5 मिक्सचर्स, 5 मिक्सचर्स हैं ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, एंड अनदर 5 मिक्सचर, और आपके पास 5 मिक्सचर्स हैं ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। मतलब कि 2 टाइप के आपके पास मिक्सचर हैं, एक में मिल्क और वाटर है और दूसरे में एल्कोहल और वाटर है। ठीक है, द फर्स्ट ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ मिल्क एज % ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर दिस। ओके, ये जो पहला ग्राफ है वो शो कर रहा है कि आपके पास अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब जैसे कि अगर हम V की बात करें तो V में आपके पास जो मिल्क है, ठीक है, वो 400% है किससे, वाटर से। इसका मतलब क्या है कि V में अगर हम मिल्क और वाटर का रेशियो देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 400 है किसका, वाटर का। अगर ये आपका 100% है तो ये इसका 400 है, मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर थोड़ा सा हम और बेटर वे में करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जैसे कि x की अगर हम बात करते हैं तो x में आपके पास देखिए मिल्क कितना है, 300% है किसका, वाटर का। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बताया उसने, वाइल द सेकेंड बार ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ एल्कोहल एज % ऑफ द वाटर। और यहाँ पर आपके पास जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 150% क्या है आपके पास, वो एल्कोहल है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास
3:2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पास, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला है कि विक्रम मिक्सेस मिक्सचर वी एंड डब्ल्यू इन द रेशियो 4:3। ठीक है, विक्रम क्या करता है, वो वी और डब्ल्यू को मिक्स करता है किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करूँ वी में, आपके पास जो मिल्क और वाटर है, ठीक है, वो किस रेशियो में, वो आपके पास है 4:1 के रेशियो में। ठीक है, और डब्ल्यू में भी आपके पास 4:1 के रेशियो में ही है, राइट। उसने इसकी क्वांटिटी कितनी ली है, 4, और ये 3, दोनों को उसने 4:3 के रेशियो में क्या करा है, उसने मिक्स करा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो आपके पास मिक्सचर मिलेगा उसका रेशियो भी तो 4:1 ही आएगा ना, इज़न्ट इट। चाहे तो आप इसको कर लीजिए, जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता था, 5, इसको मैं क्या लिख सकता था, 5। ठीक है, दोनों आपके पास ऑलरेडी इक्वल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करा है 4 का, इसमें मल्टीप्लिकेशन करा है 3 का। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 16, ये आपके पास हो जाएगा 12, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास हो जाएगा 3। तो देख लो, ये मिलाकर कितना हो गया, 7 हो गया, ये मिलाकर कितना हो गया, 28 हो गया। आपके पास बात वही आई, 4:1 आई। जब दोनों का रेशियो आपके पास सेम होता है, तो इन दोनों को अगर हम किसी भी रेशियो में मिलाएं, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही आएगा। ठीक है, इन सबको मैं रब कर देता हूँ, सो दैट आगे हम कंटिन्यू करें। ओके, सो हमने V और W को मिला दिया, और इससे हमारे पास एक मिक्सचर बना A। तो A मिक्सचर में आपके पास मिल्क और वाटर इस रेशियो में है। नेक्स्ट ही मिक्सेस P एंड Q इन द रेशियो 10:11 टू फॉर्म अ मिक्सचर B। ठीक है, अब उसने कहा कि P और Q को उसने मिक्स कर दिया। अब देखो, अगर मैं P और Q को मिक्स करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास बात किसकी हो रही थी, सेकंड वाले में एल्कोहल और वो है ना वाटर, तो ये एल्कोहल और वाटर। ठीक है, तो P में कितना है, देखिए P में आपके पास रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, और Q में आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा, ये कितना है आपके पास, 340 है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर कितना है, 100 है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 17:5 हो गया, राइट। अब इन दोनों को उसने मिलाया है 10:11 के रेशियो में। तो अब देख लो, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये आपके पास 5, ये आपके पास 22, दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो इंटू 22 यहाँ पर, इंटू 5 यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू 10 यहाँ पर, इंटू 11 यहाँ पर। ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, मतलब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इंटू 4 का, और इसमें हम 1 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो ये आपके पास कितना हो गया, 12 + 17 इज़ 2, ये आपके पास हो गया 8 + 5। ठीक है, तो ये मिलकर कितना हो गया आपके पास 29, और ये आपके पास मिलकर कितना हो गया 13। फाइन, तो ये आपके पास क्या, जो मिक्सचर B है उसमें अल्कोहल और वाटर है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब फाइनली ही मिक्सेस A एंड B इन द रेशियो 5:6 अलॉन्ग विथ 15 लीटर्स ऑफ एल्कोहल। अच्छा, अब वो क्या करता है, इसको समझिएगा। अब वो इस A और B को मिलाता है किस रेशियो में, 5:4 के रेशियो में, और उसके बाद उसमें वो 15 लीटर एल्कोहल और ऐड कर देता है। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं A की, A में आपके पास मिल्क और वाटर है किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। ठीक है, अगर हम B की बात करते हैं, तो B में आपके पास एल्कोहल और क्या है, वाटर है। तो एल्कोहल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये किस रेशियो में, 29, और ये 13 के रेशियो में। ठीक है, अब वो A और B को मिलाता है किस रेशियो में, 5:6 के रेशियो में। ठीक है, पहले हम A और B को मिला देते हैं, उसके बाद इस पर 15 लीटर एल्कोहल को बाद में मिला देंगे। अब देखिए, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये आपके पास मिलकर हुआ 5, ये आपके पास टोटल कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 42। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करने के लिए इंटू 42 इंटू 5, ठीक है, फिर इंटू 5 इंटू 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 7 टाइम्स गया, मतलब इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 7 का, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1 का। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास जाएगा 28, और ये यहाँ पर 7 और ये 13 मिलकर हो गया कितना, 20, और ये 29 रहेगा। ठीक है, अब जो आपको A और B को मिलाने से मिक्सचर मिला, उसमें
मिल्क, वाटर और अल्कोहल का रेशियो ये आया है। अब उसने आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि अब इसने इसमें 15 लीटर्स अल्कोहल और मिला दिया। अगर वो अल्कोहल मिलाएगा कितना, 15 लीटर्स, ठीक है, तो आपके पास जो मिल्क और वाटर है उसकी क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन उसने आगे क्या बोला कि नाउ अब जो मिल्क, अल्कोहल और वाटर है उसका रेशियो कितना हो गया, ये हो गया। मतलब क्या, अगर हम बात करें, अब इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये मिल्क, अल्कोहल और वाटर है। तो अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क आपके पास 7 है, अल्कोहल की बात करें ये आपके पास 8 है और ये आपके पास 5 है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये दोनों क्या सेम होने चाहिए, इसके बराबर, तो इंटू 4 आप इसमें करा लो। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपके पास ऑलरेडी 28 था, 20 था, 29 था, ठीक है। हमने इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये 28, ये 20 और 4 का कराना तो ये 32। तो यहाँ से यहाँ ये जो आपके पास डिफरेंस आया 3 का, वो 15 की वजह से है। इसका मतलब 1 बराबर किसके होगा, 5 के होगा ना, राइट। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर W एंड मिक्सचर P, ठीक है। आपको W और P की जो क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में टोटल, ठीक है, उसका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं दूसरे पेन से समझाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पास 1 कितना आया, 5 के बराबर आया, ठीक है। यहाँ से ये जो 28 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क आपको कहाँ से मिला था, मिल्क आपको ए में मिला था, ठीक है। और ए में भी कहाँ से आया था, जब आपने वी और डब्ल्यू को मिक्स कराया था, राइट। समझ में आ गया ना। आपके पास बी में कहीं पर भी मिल्क नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास 28 आया मिल्क, वो कौन सा होगा, वो इस 4 के बराबर होगा, बिकॉज यही तो आपके पास क्या था, मिल्क था, जो कि आगे आगे हमने क्या करा था, ऐड करा था, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि ये जो आपके पास 28 लीटर्स है वो इस रेशियो के हिसाब से 4 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल क्वांटिटी, मतलब क्या, टोटल आपके पास ए कितना था, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटू 5 करके, इजंट इट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार यहाँ पर और समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो आपके पास 28 लीटर मिल्क आया वो इस 4:1 रेशियो के हिसाब से 4 के बराबर है। अगर हमें ए की टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं 5 की वैल्यू निकाल कर, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7, 35, ठीक है। टोटल कितना है आपके पास, 35 लीटर्स ए में है। अब हमने ए को किस रेशियो में मिलाया था, 4:3 के रेशियो में मिलाया था ना। इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर हम निकालना चाहें कि आपके पास W कितना था, तो वो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3/7, मतलब 15 लीटर्स। आपने W की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से अगर मुझे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं ना आपके पास अल्कोहल कहाँ से आया था, B से आया था, और B में कहाँ से आया था, P और Q से आया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, जो आपके पास 29 लीटर्स है जो कि अल्कोहल है, वो इस रेशियो के हिसाब से 29 के बराबर होगा। तो अगर हमें टोटल B की क्वांटिटी निकालनी है, मतलब हमें 42 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम किस तरीके से करेंगे, जैसे अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी उसी तरीके से। कैसे, हम बोल सकते हैं ना कि ये आपके पास 29 लीटर्स जो अल्कोहल आया है वो रेशियो के हिसाब से 29 के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो टोटल आपके पास B में कितना था, 42, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, 42 लीटर्स। अब 42 लीटर्स भी अगर हमें निकालना है P की क्वांटिटी, ठीक है, तो P और आपके पास Q 10:11 के रेशियो में क्या थे, मिलाए गए थे। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं आपके पास P की क्वांटिटी कितनी थी, तो 10/21 निकाल सकते हैं। मतलब ये 2 टाइम्स क्या, 20 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए आपके पास ये क्वांटिटी किसकी थी, ये क्वांटिटी थी W की, ठीक है। और ये जो आपके पास 20 क्वांटिटी आई वो किसकी आई, P की आई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 5, ठीक है। अब ये जो आपके पास 5 आया वो किसके हिसाब से आया, वो हमारा इन रेशियोज़ के हिसाब से आया ना। अब एक्चुअल वैल्यू 1 बराबर किसकी थी, 5 की थी। तो हम यहाँ से 5 इंटू 5 करके 25 लीटर्स,
ये एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज जो भी हमने यहाँ पर बात करी थी वो सब क्या हो रही थी, रेशियोज़ के हिसाब से तो हो रही थी ना। और हमने यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू निकाली थी कि 3 बराबर 15 के है तो 1 बराबर 5 के होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एंड में दोनों के बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 5 25। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उस टाइम से बोले, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2015 was 50 less than the number of products sold by company P in 2015। ओके, उसने बात करी है क्या कि 2015 की बात करिए। तो अगर मैं 2015 में टोटल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो कितने प्रोडक्ट्स टोटल सोल्ड हुए हैं, यहाँ से यहाँ देखिए 180 सोल्ड हुए हैं टोटल। ठीक है, अगर इसमें 180 सोल्ड हुए हैं, फाइन। उसने क्या बताया कि कंपनी क्यू के जो सोल्ड हुए हैं, ठीक है, वो 50 लेस है किससे, जितने पी के सोल्ड हुए हैं। मतलब क्या, पी माइनस क्यू कितना हो जाएगा 50। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पी के जितने सोल्ड हुए प्लस क्यू के जितने सोल्ड हुए वो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर मेरे को यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा आपका, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 230 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना, 115। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें आपके पास पी ने कितने सोल्ड करें 115 और क्यू ने कितने सोल्ड करें 65 रिमेनिंग। ठीक है, ये बात हो रही किसकी, 2015 की। फाइन, आगे वो क्या बोलता है कि वाइल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी पी इन 2014 वॉज 720। और उसने बोला है कि 2014 में जो आपके टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो कितने, अगर हम बात करें 2014 में वो आपके पास है 1420। इनमें से अगर हम बात करें तो पी ने कितने सोल्ड करें, उसने बताया है 720। तो बाकी के रिमेनिंग क्यू ने सोल्ड करे होंगे कितने, 700। ठीक है, उसके बाद द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2014 वॉज इतना रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें 2014 में ए बी और सी का, किसका, क्यू का जो सोल्ड हुआ है वो किस रेशियो में, 5:6:3 के रेशियो में। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 और ये 14। तो हम बोल सकते हैं ना कि 700 डिवाइडेड बाई 14 मतलब 50। तो 50 इंटू ये आपके पास 250 हो जाएगा। ठीक है, 50 इंटू ये आपके पास 300 हो जाएगा और 50 इंटू ये आपके पास 150 हो जाएगा। मतलब क्यू ने कितने कितने प्रोडक्ट सोल्ड करे ए बी सी के, वो हमें पता चल के 2014 में। राइट, आगे वो क्या बोलता है कि एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2015 was 230 less than the number of product A sold by company Q in 2014। अच्छा, उसने बात करी है 2015 में Q ने जितने A प्रोडक्ट सोल्ड किए, मतलब ये वो आपके पास कितने कम है, 230 लेस है किससे, जो कंपनी Q ने प्रोडक्ट A बेचे 2014 में। मतलब क्या, 250 से 230 लेस है, तो ये कितना हो जाएंगे आपके पास, 20 हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2015 मतलब ये, ठीक है, बी वो क्या है, वो 250% मोर है। अगर 250% मोर है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 7/2 बोल सकता हूँ। ठीक है, 7/2 है किससे, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सी सोल्ड बाय क्यू इन 2015। मतलब क्या, इन दोनों का रेशियो उसने दिया हुआ है 7:2। ठीक है, ये आपका सी है। उसने बोला क्या है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सी सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन 2015 मतलब ये, और बाय द सेम कंपनी इन 2014 मतलब क्या, ये इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये कितना था, टोटल 65 था, जिसमें से उसने प्रोडक्ट ए कितने बेचे, 20 बेचे। इसका मतलब बाकी के रिमेनिंग 45 जो हैं वो इस रेशियो में डिवाइड होंगे। तो इसमें से भी अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी कितना हो जाएगा, इंटू 2/9 मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 10 आ गया, ये आपके पास कितना आ गया, 150 आ गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। उसने बोला है कि डेटा रिगार्डिंग मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इज गिवन। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 4 स्टूडेंट्स ने इनके कितने कितने मार्क्स आए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थ्योरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। जैसे कि फ़िज़िक्स में थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, केमिस्ट्री के थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में कितने हैं, सिमिलरली बायोलॉजी का भी दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला कि मैक्सिमम मार्क्स इन ईच थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इज़ 120 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, आपके पास थ्योरी में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 हैं और प्रैक्टिकल में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 30 हैं। ठीक है, सभी में इसी तरीके से है। फाइन। एंड वेटेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स इन ईच एग्ज़ाम इज़ 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। और उसने क्या बोला कि जो आपके पास थ्योरी एग्ज़ाम्स हैं वो टोटल में से, मतलब हम जो फाइनल एग्ज़ाम फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे उसमें थ्योरी का आपका 80% कंसिडर होगा मार्क्स, ठीक है, और प्रैक्टिकल का 20% मार्क्स कंसिडर होगा। मतलब क्या, ये उसका वेटेज होगा। फाइन, समझ में आ गया। अब इसको और एक्सप्लेन मैं करूँगा जब क्वेश्चन समझाऊंगा। उसने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल वेटेड स्कोर, जो हम फाइनल स्कोर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में भी देखा होगा, जब कभी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स अलग होते हैं, थ्योरी मार्क्स अलग होते हैं, और आपको जो फाइनली मिलता है वो इन दोनों को जोड़ कर देते हैं। बट उसमें से कुछ वेटेज आपके पास थ्योरी के मार्क्स का होता है और कुछ वेटेज आपके पास प्रैक्टिकल मार्क्स का होता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसने क्या बोला कि जो टोटल वेटेड स्कोर आएगा, मतलब फाइनली जो आपके पास स्कोर आएगा वो इक्वल टू किसके होगा, थ्योरी वेटेज परसेंटेज, जितना भी थ्योरी का वेटेज परसेंटेज है, इनटू मार्क्स स्कोर्ड इन थ्योरी एग्ज़ाम आउट ऑफ 100। ठीक है, और जो अपने मार्क्स स्कोर करे थ्योरी एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 से मतलब क्या है, बिकॉज सी यहाँ पर क्या था, थ्योरी आपके पास जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 120 दिया हुआ था, राइट। प्रैक्टिकल जो आपके पास मार्क्स थे वो आउट ऑफ 30 दिया हुआ था। तो इस केस में हमें स्कोर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इनका जो बेस है, मतलब आउट ऑफ जो हमारे पास टोटल मार्क्स दिए हुए हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है। अगर यही दोनों आपके पास 100 में से होते हैं, इन दैट केस हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर अगर दोनों सेम होते हैं इन दैट केस हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज दोनों आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनको आउट ऑफ 100 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो इसका अगर हम बात करें तो 120 में से ए के थ्योरी में मार्क्स कितने हैं, 80 हैं, तो 100 में से कितने आएंगे, हम इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आपके पास क्या, मार्क्स स्कोर्ड इन थ्योरी एग्जाम आउट ऑफ 100। इसी तरीके से प्रैक्टिकल का भी, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है एट द एंड। फाइन, आई होप ये बेसिक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, सो दैट और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे करना है देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि व्हाट इज़ एज स्कोर इन केमिस्ट्री थ्योरी एग्जाम्स इफ टोटल वेटेड स्कोर ऑफ ए in all 3 exams is equal to his weighted score in physics। ओके, उसने क्या बोला है कि आपको ए का जो केमिस्ट्री थ्योरी में मार्क्स हैं वो कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। अगर जो इन तीनों में आपके पास वेटेड स्कोर है ए का वो इक्वल टू किसके, जितना वेटेड स्कोर सिर्फ फिजिक्स में। मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं तीनों का वेटेड स्कोर आपके पास क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम थ्योरी में बात करें तो फिज़िक्स में उसके कितने हैं, 80 आए, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कितने हैं, y आए, ठीक है। और थ्योरी में यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो 60 है। ये आपके पास जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 360 है ना। आपको 100 में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ये आपने कर लिया इनटू, अब अगर हम बात करें थ्योरी का वेटेज कितना है, हम जानते हैं 80% है, तो 80% यहाँ पर लिख लो, ठीक है। प्लस अब अगर मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होगा, वही चीज़ देखो, ये आपके पास कितना है, x प्लस
20 प्लस 25 मतलब 45। ये आपके पास जो है वो आउट ऑफ 90 में से आपको इंटू 100 में से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास मार्क्स हो गए 100 में से इंटू, आप देखो प्रैक्टिकल वेटेज आपके पास कितना है 20% है, तो 20/100, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा। ये आपके पास जो है वो क्या आया, वो आपके पास टोटल वेटेड स्कोर आया तीनों एग्जाम्स में। ये इक्वल टू किसके दिए हुए, जो वेटेड स्कोर है आपका सिर्फ फिजिक्स में। अब फिजिक्स में अगर मैं वेटेड स्कोर निकालना चाहूँगा तो कैसे निकालूंगा, अगेन वही चीज़ करेंगे हम। ये आपके पास देखो 80 जो है वो 120 में से, तो 100 में से कितना होगा इंटू 80%, है ना। प्लस अगर मैं थ्योरी प्रैक्टिकल का निकालना चाहता हूँ तो एक्स जो मार्क्स है वो 30 में से आपको 100 में से निकालना है और इंटू 20%, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आप देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि 2/3 80 प्लस एक्स, ठीक है, इस इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 9, ये 2, ये 9, मतलब यहाँ पर 2/9 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 140 और 185 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपके पास, तो यहाँ से देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स आपके पास गया, कितना है 240 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 185 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, ये इस साइड ले जाओ तो आप 55 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपके पास क्या एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, राइट। आगे उसने क्या बोला है कि एंड सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन फिजिक्स, ठीक है, मतलब x मार्क्स एंड केमिस्ट्रीज थ्योरी एग्जाम इज इतना, और y मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 85 है, और आपके पास y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 55 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 30, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 10 आ रही है। अगर x आपके पास 10 है तो y आपके पास कितना हो जाएगा 75, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा B, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कि मैंने देखिए उस टाइम से बोले कि फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स डेटा regarding amount added withdrew by 4 partners who are in partnership for complete 2 years, after 4 months, after next 6 months and after 12 months। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 4 पार्टनर्स ने कब कब कितना कितना अमाउंट ऐड करा और कितना अमाउंट विड्रू करा, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। उसने बोला कि द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय P, Q, R एंड S वो इस रेशियो में है, मतलब क्या P, Q, R एंड S। ये आपके पास कितना 8x, ये आपके पास 6x, ये आपके पास 5x, ये आपके पास 4x, ठीक है। आगे बोला उसने कि एंड शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ Q एंड S इज इतना, मतलब Q और S की अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो मिलाकर कितना ये है, आउट ऑफ विच S का शेयर कितना है वो ये है। इसका मतलब Q का शेयर कितना होगा, इसमें से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो आपके पास 22,000 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, देन फाइंड आउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय P एंड R टुगेदर। ओके, तो P और R ने टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Q और S को पहले हम आगे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जो भी इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा अगर 2 ईयर्स के लिए है तो ऑब्वियसली इन सब ने 24 मंथ्स के लिए करा होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो है ना। अब इसमें से क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो Q ने देखो 4 महीने के बाद इसमें इन्वेस्ट करा कितना 2400 रुपीज़। तो ये जो आपके पास 2400 रुपीज़ है, अगर उसने 4 महीने के बाद इन्वेस्ट करा है, इसका मतलब ये पूरा 20 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, देखो आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स, आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स मतलब क्या, स्टार्टिंग से पूरे 10 महीने के बाद उसने 2000 रुपये और इन्वेस्ट करे,
₹2000 इन्वेस्ट करे और स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद अगर करे तो कितने मंथ बचे आपके पास? 14 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, ये उसने 14 मंथ्स के लिए करा। उसके बाद उसने क्या करा, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 1500 उसने विड्रॉ कर लिया, इसमें से 1500 उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और कितने महीने के लिए? क्योंकि 12 महीने के बाद उसने विड्रॉ करा, इसका मतलब ये 12 महीने के लिए विड्रॉ हम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से एस का भी कर सकते हैं। एस के पहले केस में क्या है, उसने विड्रॉ करा है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ उसने विड्रॉ करा 20 मंथ्स के लिए। उसके बाद उसने इन्वेस्ट करा है 1200 रुपये। ठीक है, कितने मंथ के लिए? 14 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद फिर उसने इन्वेस्ट करा है 4000 रुपीज़, कितने मंथ के लिए? 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं इन दोनों का पहले रेशियो के हिसाब से निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? एक काम करते हैं, इन सब का 800, 600, 500 और 400x मान लो। क्यों मैंने ऐसे बोला? बिकॉज यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो हम क्या कर सकते हैं, सब में से ये 0 0 00 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इजंट इट? देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना। और आपके पास और आर और पी में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 0 है। बाकी पी की जितनी भी वैल्यूज़ है सब में आपके पास, देखो ये आपके पास 2000 है तो इसमें 2 0 होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें 1000 है, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6000 है, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं आर की बात करता हूँ 1500 है, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2400, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3000, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब क्या आपके पास जीरोस कम हो जाएंगे सारे। तो अगर मैं अब देखूँ, आप इनका रेशियो ले सकते हो किस तरीके से, देखो आपके पास ये 6 टाइम्स किया, ये 7 टाइम्स किया, ये 10 टाइम्स किया, ये 12 टाइम्स किया। सिमिलरली ये भी आपके पास 12 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? ये आपके पास हो जाएगा 72x प्लस, ये मिलाकर हुआ 240, ये प्लस हुआ 140 माइनस 90, तो ये आपके पास माइनस 90 अगर हम करेंगे तो 290। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपके पास कितना देगा, 48x, ये आपके पास हो गया माइनस 100, ये आपके पास हो गया 84 प्लस में ये आपके पास 240, तो 4 2 1 कैरी 3, इसमें से माइनस करा 100 तो 224, मतलब हम लिख सकते हैं ना इसको प्लस 224। तो आपके पास जो रेशियो आ रहा है Q और S का, वो कितना आ जाएगा आपके पास? 72x प्लस 290 डिवाइडेड बाय 48x प्लस 224, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? Q का आपके पास था ये 22 और ये आपके पास था 16, तो 11/8। बाकी अगर हम जाएँ तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 टाइम्स किया, ये आपके पास 2 टाइम्स किया, 8 टाइम्स किया। ठीक है, तो मतलब 72x प्लस 290 इज इक्वल्स टू 66x प्लस 28, अगर हम करेंगे तो 803। ये आपके पास कितना हो गया? 6x इज इक्वल्स टू, उस साइड गया 18, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अगर x आपके पास 3 है, इसका मतलब p का जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, और r का कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके पास? 1500। तो टोटल आपके पास कितना हो गया? 3900। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 4 आर्टिकल्स P, Q, R एंड S। ठीक है, पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ओके, उसने क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है जो कि 4 आर्टिकल्स को सोल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेशियो दिया हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि P का कितना कॉस्ट है, Q का कितना है, R का कितना है, S का कितना है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि एंड टेबल शोज प्रॉफिट परसेंटेज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ही गेव ऑन
दोज आर्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या टेबल में दिया हुआ है कि आर्टिकल्स पर उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, ठीक है। और दो वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले डिस्काउंट कितना है और सेकंड डिस्काउंट कितना है वो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे वो क्या बोलता है हमसे कि टोटल मार्क्ड अप अमाउंट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू एंड एस टुगेदर इज इतना, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो मार्क्ड अप अमाउंट है मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस है, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ पर बढ़ाया गया है इनके बीच का जो अमाउंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड अप अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि Q और S का, इन दोनों का जो ये वैल्यू है वो इक्वल टू किसके, 1893 के, ठीक है। उससे हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट ऑन आर्टिकल P, ठीक है। मतलब क्या, जो पहले डिस्काउंट मिलता है आर्टिकल P पर, इसका अमाउंट कितना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास Q का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और S का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। Q की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 डिग्री आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, देखो 25% का इसका प्रॉफिट है, मतलब क्या, इसका 1/4 15, तो हम बोल सकते हैं ना कि 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी मार्क्ड प्राइस की, तो इसका मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, दो डिस्काउंट इसको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। 75 डिग्री है, पहला डिस्काउंट आपके पास ये है, सेकंड डिस्काउंट ये है, ठीक है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस से चल रहा हूँ, मान लेते हैं ये आपके पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा 300/11%, ठीक है। तो मतलब इतना डिस्काउंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/11। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इनटू ये 8 के बराबर है, हमें 11 निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास डिस्काउंट है 12.5%, तो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7/8। इसका मतलब ये 7 है, इंटू 8 आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसकी मार्क प्राइस आ गई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एस का भी। एस के केस में देखो 126 है, ठीक है, और 20% का, तो हम लिख सकते हैं 126 इंटू 6/5, ठीक है। अब उसके बाद देखो पहला डिस्काउंट आपके पास ये है, मतलब हम लिख सकते हैं 126 इंटू 6/5 इंटू 7/8, फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट ये है, मतलब इंटू 3 4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लेना है, दोनों को ऐड करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये आपके पास 2 टाइम्स चला जाएगा, फाइन। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इन चार वैल्यूज़ में जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दूँ, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, चलिए। तो हम बोल सकते हैं ना, ये आपके पास हो जाएगा 20, ये आपके पास हो जाएगा 25, ये आपके पास हो जाएगा 42, और सिमिलरली आपके पास हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये आपके पास है 20, ये आपके पास है 275/11, ठीक है, सॉरी 7, राइट। तो ये हो गया 140, तो मतलब ये आपके पास आ गई वैल्यू 135/7, ठीक है, इतना डिग्री आई है। सिमिलरली इसमें देखो ये आपके पास है 42, और ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स और जाएगा। तो देखो 384/5, ठीक है। ये आपके पास हो गया 200 210, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब 174/5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का सम है ना आपके पास दिया हुआ, तो लिख लो आप, यहाँ पर लिख लेते हैं 135/7 प्लस 174/5, तो ये इक्वल टू है 1893 के, ठीक है। और देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आपके पास गया कितने टाइम्स, 4 5 टाइम्स, ये आपके पास 5 8 टाइम्स, 6 3 1 टाइम्स,
तो आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 225 प्लस 7 × ये मतलब 350 एंड 56, तो 406, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 136/35, इसको के मान लो, तो ये इक्वल टू है 631 के, मतलब के की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 35 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं निकालना चाहता हूँ आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है किसकी, क्यू की, मतलब इस 20 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी, फाइन। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा, इंटू 35 अगर आप करेंगे तो, या फिर आप ऐसे कर सकते, देखो आपको 60 डिग्री की वैल्यू पता चल गई है, इज़न्ट इट, आपको ये वैल्यू पता चल गई है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। और टोटल की 360 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये बराबर है 60 के, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ये मेन पॉइंट हमें पता चल गया, ये आपके पास टोटल है, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको पहले डिस्काउंट पता करना है ना पी का, तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि पी का कॉस्ट प्राइस कितना है, इज़न्ट इट, तब भी तो आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने क्या बोला हमसे कि रेशियो ऑफ द सेकंड डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आर एंड एस इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर मैं आर के केस में बात करता हूँ सेकंड डिस्काउंट कितना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपके पास आर की वैल्यू है, इसकी टोटल वैल्यू मान लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है वो आर है, ठीक है। इस पर 60% का क्या है, प्रॉफिट है, तो वी कैन राइट 8/5, ठीक है। आपको सेकंड डिस्काउंट निकालना है, अगर हम बात करें सेकंड डिस्काउंट आपके पास 20% है, ठीक है। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। और आई कैन से 4/5, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये टोटल बराबर किसके है, 4 के। आपको डिस्काउंट मतलब 20% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस का आपके पास जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, अगेन वही चीज़ करते हैं, देखो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 42 × 35, ठीक है, इंटू अगर मैं बात करता हूँ इसको प्रॉफिट कितना मिले 20% का, तो 6/5, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड डिस्काउंट की, तो सेकंड डिस्काउंट आपके पास देखो 12.5% है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को 1/7, 1/8, ठीक है, और 7/8, तो हम बोल सकते हैं ना इसकी वैल्यू 7 के बराबर है, आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका रेशियो उसने दिए हुए 25/9, राइट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आपके पास ये 2 टाइम्स गया, फाइन। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1750, ठीक है। अगर आर की वैल्यू आपके पास आ गई तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पी की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास ये थी, इसमें से हम इसको माइनस करके पी की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर आपको पी की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली आप पी का फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या, फर्स्ट से तो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या हमारे पास सेकंड से आंसर आ जाएगा, इसको हम और चेक कर लेते हैं, देखिए, ओके। तो अगर हम बात करें सेकंड में उसने क्या दिया हुआ है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड आर इज़ इतना, ठीक है। अगर हम बात करें मार्क प्राइस उसने बताइए दोनों की ये है, तो यहाँ पर देखो आपके पास हम एक चीज़ जानते हैं ना कि जो 700 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर किसके है, 60 डिग्री के है, इतनी चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी और आर इसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 360 डिग्री में से अगर मैं 186 को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 471, ठीक है, 174 आएगा इतनी डिग्री। तो हम जानते हैं ना कि आपके पास 700 जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की है, तो 174 किसके बराबर हो जाएगा,
ये आपके पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ये कैंसिल आउट हो गया 29 और आई कैन से 2030। ठीक है, ये आ गई। अब देखो, अगर मैं पी की मार्क प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं पी का जो कॉस्ट प्राइस है वो पी के बराबर है, तो पी इंटू 50% का प्रॉफिट है तो 3/2 इंटू सेकेंड डिस्काउंट ये है तो 7 इंटू 8 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट ये है तो 4 इंटू 5 इजंट इट, ये हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली प्लस अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ आर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना लगा 2030 माइनस पी। ठीक है, इनटू ये आपके पास कितना देखो 60% है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आर कंसीडर करके चलिए रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास हो जाएगा 60% है तो 8/5 इंटू 20% का डिस्काउंट है तो 4 इंटू 5 इंटू ये आपके पास डिस्काउंट है 1/6, तो मतलब ये 5 के बराबर है, 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये टोटल है 4800 का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे पी की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं पहला डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इससे इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, इससे इंडिविजुअली आंसर आ रहा है। तो देखो ओनली फर्स्ट इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, ओनली सेकंड इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, बोथ आर रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, नन इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग आपके पास ये बचा ईदर वन और 2 इज रिडंडेंट। मतलब क्या, अगर फर्स्ट से आंसर आ जाएगा तो सेकंड रिडंडेंट है, अगर सेकंड से इंडिविजुअली आंसर आ जाएगा तो फर्स्ट रिडंडेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा।